स्वागत है। अब बात करते हैं लोक प्रशासन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नवीन लोक प्रशासन की बात करते हैं। NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1960-70 के बीच अमेरिका में श्वेत अश्वेत के बीच संघर्ष हुआ। इसी अवधि में अमेरिका वियतनाम युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अप्रैल मई 1967 में प्रोफेसर हनी ने लोक प्रशासन पर विलय पर हनी रिपोर्ट दी और हनी रिपोर्ट में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन के बीच भेद को अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती कहा गया कि क्रियान्वयन और नीति निर्माण दोनों के बीच में। दिसंबर 1967 में जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया में लोक प्रशासन के विद्वानों का एक सम्मेलन होता है। 1967 में जेसी चार्ल्सवर्थ फिलाडेल्फिया लोक प्रशासन में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन को अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या बताया गया। 1968 में डिवाइड वाल्डो की अध्यक्षता में मीनोब्रुक सम्मेलन होता है। कौन सा ब्रुक? मीनोब्रुक 1968 में। अब तक 3 मीनोब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं, 68, 88 और 2008। मीनोब्रुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के 4 नए सिद्धांत अपनाए गए। 4 नए सिद्धांत कौन से अपनाए गए मीनोब्रुक सम्मेलन में? याद रखिएगा। सबसे पहली प्रासंगिकता, रिलेवेंस, प्रशासन को वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए। दूसरा चेंज, परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, प्रशासन को न केवल वर्तमान समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए बल्कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं में भी परिवर्तन लाना चाहिए। कि भाई हम प्रशासन को केवल वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए बल्कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस भी करने चाहिए। तीसरा जो हमने लिया, इसमें वैल्यू यानी मूल्य की बात की गई। प्रशासनिक अधिकारियों में सेवा, सहानुभूति, संवेदनशीलता इत्यादि के भाव होने चाहिए कि भाई मूल्य भी होने चाहिए, उसमें संवेदनशीलता भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए। समान या फिर समानता या साम्यता की बात करें, इक्विटी की। प्रशासनिक अधिकारियों को समाज के गरीबों तथा पिछड़े हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का इनको प्रयास करना चाहिए। अब 5वां चरण की बात करें, 5वां चरण 1971 से अब तक की बात करें। 1971 से अब तक हमने 4 चरणों की पिछले में बात करी थी, अब तक 1971 से अब तक लोक नीति दृष्टिकोण की बात करें। नीतियों का क्रियान्वयन करना प्रशासकों का काम है। नीतियों का क्रियान्वयन करना किसका काम है? प्रशासकों का। लेकिन नीतियों के निर्माण में प्रशासकों की भूमिका होती है। भाई नीतियों का क्रियान्वयन करना प्रशासकों का काम है, ठीक है, लेकिन नीतियों का निर्माण करने का काम किसका? प्रशासकों का होता है और वो इनमें सहायता भी करते हैं। प्रशासक नीतियों के निर्माण के लिए तथ्य व सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं, नीति निर्माण हेतु विकल्प उपलब्ध करवाते हैं तथा इस संदर्भ में सुझाव देते हैं। अगला, लोक चयन विचारधारा, पब्लिक चॉइस स्कूल। सभी कार्य सरकार को नहीं करने चाहिए बल्कि लोगों को लोक सेवाओं के संदर्भ में विकल्प दिए जाने चाहिए। प्रशासनिक अहम की विचारधारा की बात करें, बुचानन और मिशेल के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों में जनता से दूर रहने की तथा एक विशेष प्रकार की अहम की भावना होती है। लिए जनता से दूर रहना चाहते हैं, दूर रहते हैं, एक अहम की भावना इनमें होती है। थैचरवाद या रिग्नोमिक्स, 1980 से 1990 के बीच इंग्लैंड में मार्केट थैचर प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री के रूप में थैचर द्वारा इंग्लैंड के प्रशासन में किए गए सुधारों को थैचरवाद कहा गया। 1980 से 1990 मार्गरेट थैचर थी प्रधानमंत्री। इसी अवधि में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रीगन द्वारा अमेरिकी प्रशासन में किए गए सुधारों को रिग्नोमिक्स कहा जाता है। कौन सा मिक्स है? रिग्नोमिक्स। सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में दिए गए सुधारों को ग्लानोस्त तथा पेस्तेरेइका कहा जाता है। अगला है नवीन लोक प्रबंध, NPM की बात करें, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। NPM की अवधारणा ओस्बर्न और गेबलर ने दी थी। ओस्बर्न और गेबलर ने अपनी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में नवीन लोक प्रबंधन की ने कुछ विशेषताएं बतलाई। क्या थी? ग्राहकों उन्मुख प्रशासन, प्रशासन को जनता के साथ ग्राहक की तरह व्यवहार करना चाहिए। बाजारों उन्मुखी प्रशासन, प्रशासन को बाजार की कंपनी की भांति कार्य करना चाहिए। उत्प्रेरक सरकार, कौन सी सरकार? उत्प्रेरक सरकार, प्रशासक को समस्याओं का इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रशासक को
क्या है, समस्या का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि समस्याओं की कल्पना करनी चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासन का उद्देश्य दक्षता यानी एफिशिएंसी, मितव्ययिता, इकोनॉमी और प्रभावशीलता यानी इफेक्टनेस होना चाहिए। ठीक है, लोक प्रशासन का क्षेत्र की बात भी कर लेते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र, इस संदर्भ में 4 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। यह सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन किया जाता है। या तो लोक प्रशासन के कार्यपालिका अध्ययन किया जाता है सरकार के तीनों अंगों का। इस दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो संकुचित दृष्टिकोण की बात करें, इसके अनुसार लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका का ही अध्ययन किया जाता है। साइमन और गुलिक इसका समर्थन करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंगों से होता है। फिफ्नर व विलोबी इस दृष्टिकोण पर समर्थन करता है। फिफ्नर व विलोबी व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार व्यवस्थापिका का कार्य संबंध जो कानूनों का निर्माण करना तो है ही है। कानूनों के निर्माण में प्रशासकों की भी भूमिका होती है। न्यायपालिका का कार्य न्याय प्रदान करना है। न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने का काम कार्यपालिका ही करती है। लोक प्रशासन का संबंध केवल नीति निर्माण लोक प्रशासन का संबंध केवल नीति क्रियान्वयन से नीति निर्माण से नहीं है। नीति क्रियान्वयन से नीति निर्माण से नहीं है। जैसे दो है, देखो, लोक प्रशासन का संबंध केवल नीति क्रियान्वयन से नीति निर्माण से भी है, दोनों से। इस संदर्भ में 2 प्रकार के दृष्टिकोण है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। संकुचित दृष्टिकोण, इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल नीतियों के क्रियान्वयन से है। वुड्रो विल्सन तथा गुडनो इसका समर्थन करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो इसके अनुसार प्रशासक का मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना ही है, लेकिन प्रशासक नीतियों के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। देखो, प्रशासक नीतियों का क्रियान्वयन तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ से वापस फीडबैक भी तो भेजते हैं सरकार के पास में, यानी नीति निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाता है। फिफ्नर और डिमोग इसका समर्थन करते हैं। अब पोस्ट कोड दृष्टिकोण की बात करें, पोस्ट कोड दृष्टिकोण क्या कहता है? इनके अनुसार लोक प्रशासन में केवल संगठन की 7 गतिविधियाँ ही सम्मिलित होती हैं। ठीक है, केवल 7। गुलिक और विक इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। और चौथा है पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण। इसके अनुसार किसी भी संगठन में पोस्ट कोड कार्य महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे कार्य कहाँ किए जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। भाई, वो कार्य महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कार्य कहाँ किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। पोस्ट कोड दृष्टिकोण तथा पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत हैं। चार्ल्स लेविस मैरियम के अनुसार पोस्ट कोड दृष्टिकोण तथा पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण दोनों मिलकर लोक प्रशासन का क्षेत्र बनते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों दृष्टिकोण कैंची के 2 फलकों की भांति है। दोनों एक दूसरे का बिना अधूरा है। लोक प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसके अनुसार किसी भी संगठन में उच्च स्तर पर होने वाली गतिविधियों को ही लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी संगठन में उच्च स्तर पर होने वाली गतिविधियों को ही लोक प्रशासन में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अर्थात योजना बनाना, निर्णय लेना, आदेश देना उच्च स्तर पर होगी वही काम में शामिल होगी, यानी सिर्फ योजना बनाना, निर्णय लेना, आदेश देना। गुलिक, उर्विक तथा फेयोल इसका समर्थन करता है। एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें, एकीकृत दृष्टिकोण, इसके अनुसार किसी भी संगठन में होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियाँ, उच्च गतिविधियाँ भी लोक प्रशासन में शामिल होती हैं। वाइट, विलोबी तथा डिमोग इसका समर्थन करते हैं। वाइट, विलोबी तथा डिमोग इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत नहीं है। प्रबंध के दृष्टिकोण को संकुचित तथा एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत नहीं है। प्रबंध के दृष्टिकोण को संकुचित तथा एकीकृत दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें और प्रबंधकीय दृष्टिकोण, संगठन की विचारधाराओं की बात करें, संगठन की विचारधाराएं देख लेते हैं। संगठन की विचारधारा देखें। संगठन हिंदी भाषा के 2 शब्दों से बना सम प्लस गठन संगठन, जिसका शाब्दिक अर्थ है समान संरचना या रचना। संगठन अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन शब्द का रूप हिंदी रूपांतरण है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द ऑर्गेनिज्म से बना है। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है अवयव होता है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना संगठन कहलाता है।
संगठन दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक संगठन, ये जो औपचारिक यानी फॉर्मल जो होते हैं वो ये सुनिश्चित तरीके से स्थापित किए जाते हैं, इनकी प्लानिंग पहले से होती है, इसमें सभी अधिकारियों के कार्य निश्चित होते हैं। इस प्रकार के संगठन में सभी लोगों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं तथा सभी कार्य उचित प्रक्रिया से किए जाते हैं। प्रक्रिया रूल्स नियम होंगे। अनौपचारिक संगठन की बात करें, इस प्रकार के संगठन की स्थापना अपने आप ही हो जाती है। इन संगठनों में कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता, सभी लोगों के बीच औपचारिक संबंध पाया जाता है। संगठन के अध्ययन के संदर्भ में निम्न विचारधारा हैं। सबसे पहले शास्त्रीय विचारधारा को हम आगे देखेंगे।